हेलो हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कुमार। आप सभी का आशीष मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक, प्रॉब्लम सबसे ये होती है कि लड़के 20 से नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, उन्हें यही नहीं पता है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है, कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है, कौन सी परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है, ये नहीं पता है। और जब ये नहीं जान पाते हैं तो संख्याएं जब आ जाती हैं वहां पर, जब पढ़ाया जाता है कि ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, तब उन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के परिचय के बारे में। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या प्राकृतिक है, कौन सी संख्या पूर्णांक है। ठीक, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं, यहाँ थोड़ा बता देते हैं, फिर ये सब लिखा हुआ है। ठीक, देखो संख्याओं की शुरुआत कहाँ से हुई। संख्याओं की शुरुआत हुई, हम जो पढ़ते हैं वो होते हैं दशमलव प्रणाली, जिसे कहते हैं डेसिमल सिस्टम। ठीक, बाकी बाइनरी होती है, वो कंप्यूटर में लैंग्वेज यूज होती है, बाइनरी भी बता देंगे। ठीक, उसका भी थोड़ा यूज होता है। बाकी हम बात करेंगे दशमलव, जिसमें आता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट कहाँ तक, 9 तक। ठीक, इसमें इन संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, अच्छा अब बताते हैं। सबसे शुरुआत होती है कहां से, सम्मिश्र संख्या से। किससे, सम्मिश्र संख्या, जो कि तुम्हें नहीं पढ़नी है। सम्मिश्र संख्या काय से मिलकर बनी होती है, एक भाग इसका काल्पनिक होता है और एक भाग वास्तविक। समझ गए, एक भाग काल्पनिक, एक भाग वास्तविक। तो आपको काल्पनिक भाग नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में कहीं नहीं आएगा। इसमें आई आता है, इमेजिनरी संख्या होती है। हमें पढ़ना है वास्तविक भाग। कौन सा, वास्तविक भाग। तो इसे हटाते हैं, हम शुरुआत करेंगे अपनी वास्तविक। ठीक, वास्तविक को कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक, वास्तविक में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम, दो प्रकार की संख्या होती है वास्तविक में। एक तो होती है परिमेय, ठीक, और एक अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक, वास्तविक में एक प्रकार की परिमेय होती हैं और दूसरी प्रकार की अपरिमेय। अपरिमेय परिमेय वो होती हैं जिन्हें हम P अपान Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय क्या होती हैं, जिन्हें P अपान Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल से बताते चलते हैं, जैसे 5 लिखा है, 5 परिमेय है, पता है कैसे लिख सकते हैं, 5/1। हमने कहा क्या बताओ, 2 परिमेय है परिमेय, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। अच्छा, 2/3 परिमेय है, बिल्कुल है, क्योंकि ये संख्या P अपान Q की फॉर्म में लिखी है, P लिखा, ये Q लिखा। फिर हमने कहा बताओ √3 परिमेय है। अच्छा, जब भी इसे सॉल्व करेंगे, कितना भी सॉल्व कर ले, इसे P अपान Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान आएगा 1.732 और इसके डॉट। ठीक, तो इसे P अपान Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये अपरिमेय होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं रूट के अंदर होंगी और जो जिनका कंप्लीट वर्गमूल नहीं, अच्छा ये लिखा, मान लिया √16 लिख दिया हमने, ये परिमेय है परिमेय, क्योंकि इसका मतलब ही 4 है। ये परिमेय नहीं है रूट के अंदर 3, ऐसे रूट के अंदर 2 परिमेय नहीं है। तो यहाँ से अगर हम मोटे मोटे दिमाग से आइडिया लगाए या समझे तो क्या कहेंगे, जो संख्या है रूट में है जिनका वर्गमूल नहीं फाइंड कर सकते, वो क्या है, अपरिमेय है। ठीक, ये तो हो गई बात परिमेय और अपरिमेय की। अच्छा, अब अपरिमेय वाला इतना ही। अपरिमेय में ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, पाई और 22/7। 22/7 कैसी है, परिमेय, बल्कि पाई कैसी है, अपरिमेय। ठीक, ये सब आपको लिखना नहीं है, हमने सब लिखवा दिया है, ऊपर अभी दिखाएंगे आपको। ठीक, अच्छा
तो यहां से इसके आगे की बातें हमारे पास लिखी हैं, वो हम बताते हैं आपको। देख, और जैसे जैसे हम लिखवाए वैसे वैसे आप लोग नोट्स बनाइएगा। आज के बाद आपको ये परिचय और संख्याओं के बारे में जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, देखो बात करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहले बात करेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती है। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं वो लिखिए। ठीक, अच्छा पढ़े। बात आएगी सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये समझ लीजिए। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम गिन सकें, जो प्रकृति में पाई जाए। जैसे हमने कह दिया 2 किताबें, तो हम आसानी से कह पाएंगे 2 किताबें। ठीक, समझ रहे। 2 पेन गिन पाएंगे। अगर हम कहते हैं 1 व्यक्ति तो गिन पाएंगे, समझ रहे। इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहे 1 या 2 करके, सब कुछ हम गिन पाएंगे। अगर हम यहीं पर बात करें कि 5 पेन, 3 पेन या 3 किताबें, कुछ भी ये गिन सकते हैं, ये प्राकृतिक। ठीक, अब हम आपसे पूछ रहे, ये बताओ -2 पेन, क्या माइनस कोई 2 पेन होता है? नहीं एग्जिस्ट करता, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेन होंगे आपके पास तो 2 होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। -2 पेन नहीं होंगे। ठीक, हम कहें 0 किताबें, क्या आपके पास 0 किताबें हैं? नहीं है। तो जो भी संख्या रियल दुनिया में हम नहीं समझ पाते, आपने गिनती में नहीं कर सकते, वही क्या है, वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ठीक, अच्छा तब प्राकृतिक संख्याएं होंगी कौन कौन, ये देखिएगा। तब प्राकृतिक संख्या होगी 1 2 3 4 5। इसके आगे जहां तक हम चले जाएं जिन्हें गिन सके वही होगी प्राकृतिक संख्याएं। उम्मीद करता हूं आप लोग प्राकृतिक संख्या अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, अब देखिए, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, हम बता चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक, कहा गया शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जा सकता है। अच्छा, अभी हमने बताया क्या शून्य व्यक्ति हो सकते हैं? सोच कर देखो, शून्य व्यक्ति हो सकते हैं? हम कहें वहां पर शून्य व्यक्ति हैं, मतलब कुछ नहीं है, शून्य कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक, तब शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं मानी जा सकती। क्योंकि इसमें लिखा है क्योंकि हम संख्या 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं, इसीलिए पहली प्राकृतिक संख्या होगी ये होगी। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 ऐसे होगी। ठीक, अच्छा उम्मीद करता हूँ आप प्राकृतिक संख्या समझ पाए होंगे। ठीक, और ये लिखा है, आप लोग इसे ऐसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ठीक, शून्य को प्राकृतिक संख्या, अच्छा ये हो गया, इस पॉइंट को देखिएगा, इसके आगे ये लिखा सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती हैं। अच्छा हमने पहले बता दिया, ये बात आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि -2 -3 -4, हम कहें -2 कुर्सियां, -3 कुर्सियां, -4 कुर्सियां, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। -2 -3 कुर्सियां नहीं होगी, तो ये क्या कभी प्राकृतिक संख्या बन सकती? कभी माइनस की वस्तुओं को गिना जा सकता? नहीं गिना जा सकता, तब ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग यहां से प्राकृतिक संख्या को समझ पाए होंगे। ठीक, अब बढ़ते आगे, बात करेंगे पूर्ण संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में कुछ भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा अंतर है जब हम शून्य को इसमें शामिल कर लेते हैं। क्या शून्य को शामिल कर लेते हैं तब ये संख्या कैसी बन जाती है? पूर्ण संख्या। याद रखना, पूर्ण संख्या में शून्य शामिल होगा और प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं होगा। प्राकृतिक का मतलब है जो चीजें प्रकृति में पाई जाती हैं। प्रकृति में 1 2 3 4 5 व्यक्ति पाए जाएंगे, 0 नहीं पाया जाएगा। ठीक, अब संख्या की बात आएगी तब तो हमारा 0 की वैल्यू है। देखो हम कहें अगर 10 आगे बढ़ाए 0 तो 0 की वैल्यू है यहाँ पर।
लेकिन व्यक्तियों में नहीं थी। हम कहें यहाँ पर 4 व्यक्ति थे, समझना, 4 व्यक्ति थे, 0 व्यक्ति आ गए, क्या आ गए, 0 व्यक्ति आ गए, कोई फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ रहा, समझ रहे हो। अच्छा, तब ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की डेफिनेशन समझ गए होंगे, 0 से लेकर 1 2। हाँ, ये है इसमें कि जब पूर्ण संख्या लिखेंगे तब हम ये नहीं लिखेंगे 2/3। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब इसे डिवाइड करेंगे तो 6.066 करके ऐसे आएगा। ये पूर्ण है? नहीं पूर्ण है। जैसे लिखा है 1/3, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं वही होंगी जो अपने आप में खुद पूर्ण होंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोग पूर्ण संख्या समझ पाए होंगे। ठीक, बढ़ते आगे। 0 पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या है? 0। ये जो रेड कलर में लिखा है ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। ठीक, कि बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तब आपको बताना होगा 0। और यही बातें जब हम आसान से पेपर देते हैं और उनमें बैठते हैं तो ये बातें पूछ ली जाती हैं और सभी लोग अक्सर गलत करके आते हैं। ठीक, तो पता होना चाहिए आपको 0 सबसे पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक, जैसे हमने लिखा वैसे लिखेगा। और आज ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो सब्सक्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें ज्वाइन कर ले जाते। ठीक, देखो अब बात आती है पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या कैसी कैसी हो सकती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की। कुछ पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं, कुछ ऋणात्मक होती हैं। लेकिन ये 0 है। अब पूछोगे आप ये कैसा है? ये ना धनात्मक में काउंट करेंगे ना ऋणात्मक में। ठीक, धनात्मक ऋणात्मक कितनी होगी? इधर वाली, इन्हें हम लिखेंगे I-। ठीक, डॉट करके -5 -4 और -3 -2 -1 तक। ठीक, ये कैसी हैं? ये सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं हैं, इन्हें हम I- से लिखेंगे। ठीक, अगर हमसे पूछ लिया जाए 0 कैसा पूर्णांक है तो हम ना तो कहेंगे धनात्मक ना ही ऋणात्मक। मान लिया ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि 0 कैसा पूर्णांक दे दिया गया, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। समझ गए? पूर्णांक समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अच्छा, वो तो थी पूर्ण संख्या, ये इन्हें कहते हैं इंटीजर, यही होते हैं पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक का मतलब है वो माइनस भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या होगी, कहा गया -2/3, ये पूर्णांक नहीं होगा। समझ गए? चलिए बढ़ते आगे। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले नंबरों के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए। देखो कहा गया, देखो वही बात लिखी जो हमने अभी बता दी, धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं के धन पूर्णांक को कहते हैं। ठीक, जो प्राकृतिक संख्या थी, जितने टोटल जितनी प्राकृतिक संख्या थी वही सब धन पूर्णांक होते हैं। ठीक, ये प्राकृतिक नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर लिखा होगा ऋण पूर्णांक। पूर्णांक संख्याओं के, ऋणात्मक संख्याओं के पूर्णांक कहते हैं। ठीक, जितनी ये प्राकृतिक नहीं होती है, ऋणात्मक वाला पूर्णांक प्राकृतिक नहीं होगा। ठीक, प्राकृतिक वाली बात गलत लिखी है। ठीक, आगे इनके समुच्चय को I+ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, I का मतलब इंटीजर और पॉजिटिव। ठीक, बढ़े आगे। अच्छा, ये धनात्मक वाली हो गई तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। देखो जो पॉइंट हमने अभी बताया है वो ये लिखा है, ये लिखा है, कहा गया शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ये आपको ऐसे याद रखना है। ऑप्शन आएंगे 4, पूछा जाएगा शून्य कैसा है, धन ऋण दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको बताना है कि या ना तो धन है ना ही ऋण है।
ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से कम तथा धन पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से अधिक होता है। अगर हम संख्या रेखा पर दर्शाएं तो यहाँ पर शून्य आएगा, इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 चला जाएगा, 1 2 3 4 5, और इधर -1 -2 -3, तो इधर वाले पूर्णांक ऋणात्मक, इधर वाले धनात्मक, कोई बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगी सम और विषम की। सम संख्या क्या होंगी? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। ठीक, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अच्छा, जैसे कहा गया 4 6 8 10 12, ये सभी क्या है? सम संख्या, ये सभी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा डाउट आता है जीरो वाला। तो जब हम, वैसे तो जब सवाल आता है हमारा तब आता है धन सम पूर्णांक बताइए, धन सम प्राकृतिक संख्या। जब भी सवाल आएगा कहा जाएगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के या प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जब भी बात प्राकृतिक किया जाएगी तब तो शून्य काउंट ही नहीं होगा। अगर हम कभी बात करेंगे भी शून्य को काउंट करने की, तो शून्य को हमेशा सम में काउंट किया जाएगा, ना कि विषम में काउंट किया जाएगा। किसमें काउंट किया जाएगा? सम में। ठीक, तो शून्य जब भी काउंट करने की बात आएगी तो हम सम में काउंट करेंगे। बाकी 4 6 8 10 जो 2 से डिवाइड हो जाए वही सम। ठीक, जस्ट इसके अपोजिट उल्टा विषम क्या होगा? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, यहाँ पर स्टार मार्क लिखिए। जब हम सम प्लस सम को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, हाँ नहीं, यहाँ जगह कम है, नीचे लिखा देता। ठीक, चलो यहीं पर लिख लो, इधर लिख लो। जब हम किसी सम प्लस सम को जोड़ेंगे तब एक सम संख्या ही आएगी। ठीक, तब एक सम संख्या ही आएगी। और जब एक विषम और विषम को जोड़ेंगे तब भी एक सम संख्या आएगी। ऐसे भी सवाल आते हैं। ठीक, अच्छा, जब सम सम को जोड़ेंगे तब सम आएगा, जब विषम विषम को जोड़ेंगे तब भी सम आएगा। ठीक, इसके आगे ये लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी पर। ठीक, इसे मिटा रहे हैं। जब एक सम और एक विषम को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? एक सम और एक विषम, तब हमेशा एक विषम संख्या आएगी। क्या आएगी? विषम। और जब एक सम विषम को जोड़े या विषम सम को जोड़े तब विषम ही संख्या आनी है। ठीक, तो विषम तभी आएगी जब सम और विषम को जोड़ा जाएगा, बाकी जब सम और सम को जोड़ा जाएगा तब सम, और जब विषम विषम को जोड़ा जाएगा तब भी एक सम संख्या आएगी। ठीक, कहा गया है किसे देते हैं, प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 होगा। ठीक, 1 3 5 7 9। ये आपको भी पता होगा कि संख्याएं 2 से वही नहीं विभाजित होंगी जिनके अंत में 1 3 5 7 9 होगा। जब वो 1 3 5 7 9 से विभाजित नहीं होगी तभी वह संख्या विषम कहलाएगी, अन्यथा वह क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है अभाज्य की, इंपॉर्टेंट शुरुआत में। ठीक, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहती हैं। जैसे देखो, 2 को हम विभाजित करें 1 से तो हो जाएगी। अब 2 को 2 से विभाजित करें तब भी हो जाएगी। इन 2 के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी।
चाहे बात कहें हम ये, या हम कहें कि वे संख्याएं जिनका गुणनखंड या तो एक होता है या तो स्वयं होते हैं। जैसे 2 को क्या लिखा जा सकता है, 1 गुणे 2। 3 लिखा, 3 को क्या लिखा जा सकता है, 1 गुणे 3। इसी तरीके से जितनी भी संख्याएं होंगी अभाज्य वही संख्या कहलाएंगी जिनके गुणनखंड सिर्फ 1 या स्वयं, या तो उसका गुणनखंड 1 होगा या तो स्वयं होगी। ठीक, देखो अच्छा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां पर होती है, लड़के अभाज्य और विषम में फर्क नहीं कर पाते हैं। कभी कभी वो स्वयं समझ लेते हैं। ठीक, हम बढ़े आगे, हमने कहा पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, फिर जब हमने 2 बताया तो लड़के यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे 2 नहीं होगा, 2 तो सम है। ये इकलौती ऐसी संख्या है 2 जो अभाज्य भी है और सम भी है। समझ रहे, जो अभाज्य भी है और सम भी है। इसके आगे की जितनी भी संख्याएं होंगी वो अगर सम होंगी तो अभाज्य नहीं होंगी, अभाज्य होंगी तो सम नहीं होंगी। ठीक, जैसे 2 के आगे 3, 5। अच्छा, हम पहुंचे 3, 5, 7, 9। अब कहो 9 को क्यों नहीं गिना, क्योंकि 9 के फैक्टर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, 1 भी होगा, 9 भी होगा, इसके अलावा भी 1 होगा, 3 भी होगा। तो हम कह रहे हैं अभाज्य वही होगी जिसका या तो गुणनखंड 9 हो या 1 हो, लेकिन इसमें एक फैक्टर 3 एक्स्ट्रा आ रहा, तो ये संख्या अभाज्य नहीं होगी। ठीक, तो आपको याद रखना है। और अभाज्य समझने के लिए जो हमने एक तरीका बता रहा है आपको, अगर किसी संख्या में, यहां तक नहीं ये काम करेगा, इसके आगे करेगा। ठीक, अगर किसी संख्या में 1 जोड़ देने से, जैसे मान लिया n एक अभाज्य संख्या है, प्लस माइनस 1 करने से वो 6 से विभाजित अवश्य होगी। ठीक, जैसे कहा गया 11 में अगर 1 हम जोड़ लें तो 12 आया, देखो 6 से डिवाइड हो जाएगी। समझ गए, ये बात अपनी कॉपी में लिख लो। अगर बड़ी कोई अभाज्य संख्या चेक करनी है, जैसे 97 है, 97 हमें पता है पहले से अभाज्य है। ठीक, लेकिन चेक करना है, बड़ी संख्या है, नहीं चेक कर पा रहे, या तो हम 1 जोड़ दें, जोड़ने से 98 आएगा, घटाने से 96 आएगा। देखो 6 से कट रहा, 6 का 6, 6 से 36। ठीक, तो लिख लीजिए प्रत्येक अभाज्य संख्या में प्लस या माइनस 1 या माइनस 1 करने से 6 से विभाजित होगी। ठीक, ये पॉइंट एक्स्ट्रा अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, समझ गए, अभाज्य भी समझ गए। अब बात आती है विभाज्य की। जब अभाज्य समझ गए तो जितने फैक्टर अभाज्य को छोड़कर जितनी बची हुई संख्या है सभी विभाज्य है, वो लिखाने की हमने जरूरत नहीं समझी। ठीक, ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात लिखिए। केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो लड़के कहां शुरुआत करते हैं, 3 से, बल्कि ऐसा नहीं है, शुरुआत करना चाहिए हमें 2 से। अगर पूछा गया एक ऐसी संख्या बताइए जो सम तथा अभाज्य दोनों हो, तब भी 2 ही अंतर आएगा, 2 के अलावा ऐसा कोई नहीं होगा। ठीक, बढ़े आगे। चलो अब बात आती है, चलो लिखा है भाज्य संख्या, पढ़ लो। भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो। जैसे लिखा 4 का गुणनखंड 1 तो होगा, 4 भी होगा, 1 हो गया, स्वयं हो गया। अच्छा, 4 का और भी तो हो सकता है, 2 भी एक गुणनखंड होगा, तब ये क्या हो गई, भाज्य हो गई, अभाज्य नहीं रही। जैसे लिखा है 12 के गुणनखंड करना चाहें तो क्या होंगे, 2, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ठीक, और ऐसे लिख लो, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से, 4 से,
फिर 6 से और 12 से हो गए, इससे अधिक तो ये संख्या क्या हो गई, भाज्य। तो इनके बारे में ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं, ये तो आपको पता ही हो जाएगी, अभाज्य पता होना जरूरी है। ठीक, देखो कहा गया एक ना तो भाज्य संख्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि जब हम क्लियर करते हैं तो इसे क्लियर ही नहीं कर पाते हैं कि भाज्य है या अभाज्य है। क्योंकि एक, अगर इसका गुणनखंड की बात करें एक के, तो ये तो एक होगा या स्वयं का हो, लेकिन वो तो बराबर हो गया, इसीलिए इसे ना तो हम भाज्य में रख पाए ना ही अभाज्य में। ठीक, कहा गया एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकती है। अभी हमने बताया भाज्य संख्या सम या विषम दोनों हो सकती है, और यह सम पता किसके लिए लग गया, सिर्फ 2 की वजह से, केवल 2 ही सम और भाज्य है, अन्यथा सभी विषम संख्या ही अभाज्य है। ठीक, अच्छा भाज्य संख्या, हाँ भाज्य दोनों हो सकती है, क्योंकि भाज्य क्या, भाज्य 9 भी हो सकती है भाज्य, क्योंकि इसके भी 3 गुणे 3 बन सकते हैं फैक्टर। ठीक, 3 गुणे 3 15, 15 तो विषम है, ये 2 वाली बात नहीं है। ठीक, ये तो उसके लिए थी, अभाज्य के लिए। ठीक, 15 15 क्या है तो विषम, कैसी है तो विषम, लेकिन फैक्टर क्या होंगे, 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा और 15 भी होगा। ठीक, तो यही बात कही गई यहाँ पर, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, अच्छा ना ही अभाज्य, भाज्य संख्या सम व विषम दोनों हो सकती हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी, इसे तो थोड़ा सही समझ लो। सह अभाज्य संख्या है, कहा गया है ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे लिखा 2, 3, समझ रहे, इसके गुणनखंड करोगे 1 और 2 आएगा, 3 के गुणनखंड 1 और 3 आएगा। देखो कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही गुणनखंड कॉमन है, इसके अलावा नहीं है। ठीक, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा गया 4 और 9। ठीक, इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक, 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 3 आएगा, समझ रहे, और खुद 4 आएगा, 4 आएगा। पता है, देखो इसमें एक के अलावा कुछ मिल रहा, नहीं मिल रहा, जो भी गुणनखंड अगर मिल रहा एक के अलावा अगर कोई दूसरा मिल जाएगा तो वो कैसी हो जाएंगी, सहभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर सिर्फ एक ही कॉमन मिल रहा, इस बात से डिपेंड नहीं कर रहा है कि यहाँ पर सभी अभाज्य संख्या ही हो। ठीक, ये अभाज्य भी हो सकती है, भाज्य भी हो सकती है, समझ रहे हो, लेकिन इतना क्लियर है कि जब दोनों अभाज्य होंगी तब तो वो सहभाज्य अवश्य होगी। जैसे 3, 5 लिखा, ठीक, ये तो है, 11, 13 लिखा, ये तो है, लेकिन पता है लड़का कहाँ डिस्टर्ब हो जाता है, उसे पूछ दिया जाता है 4 और 15 बताओ क्या सहभाज्य हैं, तो हम देखते हैं अरे 4 तो भाज्य, 15 भी भाज्य, तो ये सहभाज्य नहीं होगी, लेकिन ये भी सहभाज्य है क्योंकि इनका कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। समझ गए, फिर एक बात बताएं, जैसे ये लिखा 5, 9, 11, 5 गुणनखंड खुद 1, 5, 3 गुणनखंड, इसमें 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, कोई गुणनखंड नहीं मिल रहा, 11, 1 और 11, 11 और 1। ठीक, अच्छा इसमें देखो 16 के गुणनखंड तो हो रहे हैं, देखो हो रहे कि नहीं हो रहे, 4, 4, 1, 8। ठीक, इसी तरीके से 21 के 1, 3, 7, इसी तरीके से 65 के 1, 5, 13, लेकिन कुछ भी कॉमन इनमें गुणनखंडों में नहीं है। अगर इन गुणनखंडों में कॉमन नहीं है तो ये क्या होगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। समझ गए, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी समझ लीजिएगा। सहअभाज्य कहा गया, नीचे देखो क्या लिखा इंपॉर्टेंट वाला, सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, यही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, ये जरूरी नहीं कि सहअभाज्य संख्या में सभी संख्याएं अभाज्य ही हो, भाज्य भी हो सकती हैं। ठीक, अच्छा बढ़ते आगे,
देखो परिमेय के बारे में बता दिया, फिर एक बार देख लीजिए। कहा गया वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे लिखा 3/5, 7/9, ठीक, 2/3 लिख लो, 4/5 लिख लो, जो भी इस तरीके से लिखी जा सकती हैं। अब इसमें 2, 3, 4, 5 भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि सभी को 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। चलिए, ये हो गई परिमेय। कहा गया प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या, वही हमने अभी बताया। पूर्णांक क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। अब सबके नीचे 1 आ जाएगा, तो सभी को P अपान Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि Q का मान 1 हो जाएगा, P का मान वही संख्या हो जाएगी, 1, 2, 3, ठीक। तो ये सभी परिमेय होती हैं, ठीक। बढ़ते आगे। कहा गया अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। P व Q पूर्णांक है। अच्छा, ये लिखा हो या ना लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक। देखो, कहा गया √2 को अभी हमने बताया 1.141 वर्गमूल निकालेंगे इसका, तब ऐसे आएगा, बढ़ता चला जाएगा। जितनी भी संख्या बढ़ती चली जाएगी वो सभी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, क्योंकि P अपान Q फॉर्म इनकी बन नहीं पाएगी। समझ गए? ऐसे √7 अभी हमने बताया जितनी भी संख्याएं रूट के अंदर होंगी और जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जैसे लिखा हुआ है 16, तो इसका तो आ जाएगा 4, ये क्या होगी? ये परिमेय होगी। इसके अलावा जैसे 5 लिखा, 7 लिखा, रूट के अंदर 11 लिखा, ये सभी कैसी होंगी? अपरिमेय होंगी, ठीक। मिटा दें, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बहुत बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 3.14 के आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक। बल्कि 22/7 को P अपान Q की फॉर्म में लिख लिया जाता है, इसीलिए ये परिमेय है और ये पाई अपरिमेय, ठीक। आज के लिए इतने रखते हैं। संख्याओं के बारे में आप लोग एक कॉपी पर लिख लीजिएगा, आपको ये पता होना जरूरी है। और अगर एक बार में आज नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, कल इसे फिर एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक। लेकिन ये बात सभी पता होनी चाहिए, और कल की क्लास बहुत ही गजब होगी। आप लोग इससे पहले लाइक करिए, शेयर करिए जितना कर पाइएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब अभी कर ले, ठीक है। धन्यवाद।